बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 1 के का प्रथम पाठ, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे सर्वप्रथम आपको आगामी वीडियो की सूचना मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेखिका मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के विषय में। मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ था। हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से वे एक हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक और निबंध संग्रह सब मिलाकर लगभग 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने 3 साल तक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। तो आइए अब पढ़ते हैं लेखिका के द्वारा लिखा गया पाठ मेरे संग की औरतें। तो इस पाठ में लेखिका ने मुख्य रूप से लेखिका का यह जो पाठ है, यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरण से तात्पर्य है जब लेखक अपने मन में संचित विचारों को स्मृतियों के आधार पर लिपिबद्ध करता है, तो उस विधा को हम हिंदी की गद्य शैली में संस्मरण कहते हैं। तो इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की कुछ औरतों, जिनमें उनकी नानी, दादी, परदादी, माँ और अपनी 4 बहनें हैं, उनके बारे में बताया है। इसके साथ ही लेखिका ने उस समय की घरेलू, सामाजिक व आर्थिक तथा शैक्षिक परिदृश्य को भी इस पाठ के माध्यम से प्रदर्शित किया है। सर्वप्रथम लेखिका अपनी नानी के विषय में बताती हैं कि उनका देहांत उनकी मां के विवाह से पूर्व हो गया था, लेकिन उनकी मां ने बताया कि उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ व एक पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी से तात्पर्य है हमेशा पर्दे में रहने वाली। और लेखिका के नाना जब जो थे, विवाह के तुरंत के पश्चात वे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, विलायत में चले जाते हैं, जहां से कुछ समय के पश्चात वे जब वापस आते हैं तो उनका हालचाल, डील डॉल, आचार विचार सब अंग्रेजों से जहाँ दिखाई देता है। और लेखिका की नानी ने कभी भी अपनी इच्छाओं को उनके सामने प्रकट नहीं किया। प्रकट उन्होंने इस वजह से नहीं किया कि वह प्रकट कर सकती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके हाव भाव, विचारों में परिवर्तन आ गया है, तो इस प्रकार से उन्होंने कभी भी उनके सामने अपने विचारों को प्रकट नहीं किया। जब वे समझती हैं कि अब मेरा जीवन समाप्त होने ही वाला है, तो उसी समय वे अपने पति के एक मित्र, जिनका नाम है प्यारेलाल शर्मा जी, तो उन्हें बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं रहूं या न रहूं मेरा कुछ भी पता नहीं, लेकिन मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप मेरी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता के सच्चे सेनानी से करवा दीजिएगा। और यही कारण था कि उन्हीं की इच्छानुसार उनका विवाह भी संपन्न हुआ था। परंपराओं का निर्वहन करने के लिए वे रात्रि भर खादी की साड़ी पहनने का प्रयास करती थी, अभ्यास करती थी लगातार। लेखिका बताती हैं कि उनकी मां की एक विशेषता थी कि वो हमेशा सत्य बोलती थी, और इस सत्य भाषणी के कारण ही उनका सभी जगह जो है सम्मान होता था। लेखिका की परदादी का स्वभाव इनसे बिल्कुल भिन्न था। उनके विषय में वह बताती हैं कि वह कभी भी फालतू का सामान एकत्रित नहीं करती थी, बल्कि जो कुछ भी फालतू का सामान होता था उसे वो लोग बागों में इधर उधर बांट देती थी। एक बार की बात बताती हैं वह कि जब उनकी बहू गर्भवती हुई तो उन्होंने मंदिर में जाकर के भगवान के सामने प्रार्थना की कि उनके यहाँ जो है पोती का ही जन्म हो। और लेखिका बताती हैं कि उनकी प्रार्थना भगवान ने ऐसे गंभीर स्वभाव में सुनी कि भगवान इतने गदगद हुए कि मानो उन्होंने एक के बाद उन्हें जो है 5 कन्याएं लगातार दे डाली। अंत में लेखिका के केवल एक छोटे से भाई का जन्म हुआ। और उसके पश्चात लेखिका ने इस पाठ में विवरण बताया कि एक बार घर के सारे पुरुष बगल में किसी बारात में गए हुए थे, तब घर की सभी महिलाएं रात्रि जागरण कर रही थी। रात्रि जागरण इस भय से था कि उस समय कोई चौकीदार नहीं हुआ करता था। तो उस समय अचानक देखते हैं कि उसी समय एक चोर लेखिका की परदादी के कमरे में घुस जाता है, और जैसे ही चोर कमरे में घुसा, उसकी आहट पाते ही दादी जोर से बोलती हैं, अरे कौन? तो चोर अचानक हड़बड़ाते हुए बोला, माँ जी मैं हूँ। तो उसका हाथ पकड़ करके कहती हैं कि जाओ मेरे लिए पीने के लिए पानी लेकर के आओ। तो चोर बेचारा जो है पानी लेने के लिए जाता है, और जब वो पानी लेने के जाता है तो वहीं पर और घर के लोगों के द्वारा उस चोर को पकड़ लिया जाता है। तब उसे दादी के सामने लाया गया
तो दादी ने सबसे पहले तो आधा लोटा पानी का अपने आप पिया और उसे आधा लोटा पानी पिलाने के बाद बोली कि अब तो तुम मेरे बेटे हो, जब तुमने मुझे माँ जी कह करके पुकारा है तो अब तो तुम मेरे बेटे हो। उस तभी से उन्होंने उसे यह पाठ बढ़ाया कि वह निरंतर जो है नेकी के मार्ग पर चल दिया। अब लेखिका विवरण बताती हैं कि सन 15 अगस्त 1947 की बात है, जब हमारे देश में चारों तरफ स्वतंत्रता का जश्न चल रहा था। दुर्भाग्यवशात उस समय लेखिका अचानक ही टाइफाइड से ग्रस्त हो जाती हैं और डॉक्टर उन्हें निरंतर आराम करने की सलाह देते हैं। जब आराम की सलाह देते हैं तो बेचारी जो है मन मसोच करके रह जाती हैं कि स्वतंत्रता का जो जश्न था उसे देखने की उनकी मन की बड़ी तीव्र इच्छा थी, लेकिन नहीं देख पाई। तब उनके पिता उस समय उन्हें ब्रदर्स कारामजोग नामक एक उपन्यास है वह पढ़ने के लिए देते हैं और वो उपन्यास लेखिका ने एक बार नहीं कई बार उसके कई अंशों को पढ़ा और उस उपन्यास पढ़ने के पश्चात उनमें जो है लेखन की क्षमता जागृत हुई। इसके बाद लेखिका ने बताया, अपनी बहनों के विषय में बताया कि सबसे बड़ी बहन जिनका नाम मंजुल था और जिन्हें घर में रानी कह करके पुकारते थे, दूसरी जो बहन थी उनका नाम, दूसरे नंबर की लेखिका स्वयं थी, तीसरे नंबर की बहन का नाम रेणु और चौथी बहन का नाम चित्रा था जो कि लेखन के क्षेत्र से बची हुई थी। पांचवें नंबर की जो बहन थी अचला, उन्होंने अंग्रेजी में लेखन का कार्य किया था और सबसे जो छोटा भाई राजीव था उसने भी हिंदी में लेखन का कार्य प्रारंभ कर लिया था। इसके पश्चात लेखिका ने इस पाठ के विवरण से बताया है कि विवाह के पश्चात लेखिका जो मृदुला गर्ग हैं उन्हें बिहार के डालमिया नामक स्थान पर रहना पड़ा। डालमिया नगर है एक, डालमिया नामक स्थान पर उन्हें रहना पड़ा और वहाँ के विषय में बताती हैं कि वहाँ लोगों की सोच बड़ी पिछड़ी हुई थी। पिछड़ी हुई इस स्थिति में थी कि उस समय लोग जो है सिनेमा देखने के लिए भी पति पत्नी को भी जो है अलग अलग बैठना पड़ता था। बाद में लेखिका ने इस कार्य को जो है इस जो पिछड़ी सोच है इसको बदलने में जो अनेकों प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप उनका यह प्रतिफल निकला कि स्त्रियों और पुरुषों को एक साथ भाग लेने की उन्होंने नाटकों में रंगमंचों में जो है उन्हें मान्यता प्राप्त हो गई। इस प्रकार कुछ समय वहाँ पर भी व्यतीत होता है और लेखिका इसके बाद एक अकाल राहत कोष की स्थापना करती हैं और उसमें भी उन्होंने अपार धन एकत्रित किया, अर्थात सामाजिक कार्य के लिए भी जो है लेखिका ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके बाद कर्नाटक के बांगलकोट में रही वो, कर्नाटक के बांगलकोट नामक एक स्थान है वहाँ पर वो रही और वहाँ पर उन्होंने एक कैथोलिक बिशप था, मिशनरीज का जो है मुख्यालय था कैथोलिक बिशप, उससे उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ पर एक स्कूल खोल दिया जाए, लेकिन बिशप ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और इसके फलस्वरूप उनके मन में ये विचार आ चुका था तो उन्होंने बाद में जन सामान्य के सहयोग से विनती की, उनसे आग्रह किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजी कन्नड़ हिंदी सिखाने वाला एक विद्यालय भी खुलवाया और बाद में उस विद्यालय को उन्होंने कर्नाटक सरकार से भी अस्थायी मान्यता दिलवाई। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें लेखिका ने मूल रूप से यही बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति में कुछ भी काम करने का जुनून होना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई भी किसी भी काम को करने का जुनून है तो हम अवश्य ही उसे कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सारांश आपको अच्छा लगा होगा, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।